मिस्ट्री नाइट की इस कहानी में एक और ट्रायल बाय कॉम्बैट होने वाला है। अब ये ट्रायल बाय कॉम्बैट किस किस के बीच में होने वाला है और एग के साथ में क्या हुआ है, क्या डंक एग को बचा पाएगा या नहीं, ये तो अपने इस वीडियो में जानेंगे ही। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लॉर्ड बटरवेल अब खड़े हो गए और उसने कहा, नहीं रुक जाओ टोमार्ड, इस लड़के के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इस सब का क्या मतलब है? अब टोमार्ड हेडल का चेहरा नफरत और गुस्से से भर गया और उसने कहा, हम सब की रगों में दूध नहीं दौड़ता माय लॉर्ड, और वह लड़का मुझे चाहिए। तब लॉर्ड बटरवेल कांपती हुई आवाज में कहते हैं, टोमार्ड तुम समझ नहीं रहे हो, हम सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। लॉर्ड फ्रे भी यहाँ से चले गए हैं और दूसरे लॉर्ड भी उनके पीछे आएंगे। प्रिंस मेकार एक बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। फिर टोमार्ड हेडल कहता है, तो फिर तो इस लड़के को बंधक बनाने के लिए एक और बड़ी वजह मिल गई। तब लॉर्ड बटरवेल कहते हैं, नहीं, मैं अब लॉर्ड गॉर्मन पिग या उसके ढोंगी राजकुमार का साथ नहीं दूंगा और मैं उसके साथ नहीं लड़ूंगा। टोमार्ड अब अपने ससुर को देखता है और थूकते हुए कहता है, डरपोक, आपको जो भी कहना है आप कहो, या तो आप लड़ोगे या फिर मरोगे माय लॉर्ड। और फिर टोमार्ड ने एग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कोई भी उस लड़के को पकड़ेगा और उसका खून बहेगा उसे एक सिल्वर स्टेक कॉइन मिलेगा। फिर लॉर्ड बटरवेल अपने गार्ड सैनिकों की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें कहते हैं, इन्हें रोको, तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इन सब को रोको। अब सभी गार्ड उलझन में रुक गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसकी आज्ञा का पालन करें, लॉर्ड बटरवेल की या फिर टोमार्ड हेडल की। फिर टोमार्ड हेडल ने जोर से कहा, तो क्या अब ये सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा? और फिर ब्लैक टॉम ने अपनी तलवार निकाल ली और उसके सामने खड़े डंक ने भी ठीक वैसा ही किया, और डंक ने भी अपनी तलवार निकाल ली और कहा, एग तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर लॉर्ड बटरवेल जोर से बोलते हैं, तुम दोनों अपनी तलवार को नीचे रखो और मैं इस सेप्ट के अंदर कोई भी खून खराबा नहीं होने दूंगा। सर टोमार्ड, यह आदमी प्रिंस का स्वर्ण शील्ड और स्वर्ण स्वॉर्ड है, यह तुम्हें मार डालेगा। तब टोमार्ड कहता है, यह मुझे तभी मार पाएगा अगर यह मेरे ऊपर गिर जाए। और फिर टोमार्ड हेडल एक क्रूर सी मुस्कान देता है और आगे कहता है, मैंने उसे मैदान में मुकाबला करते हुए देखा है, वह कितना बुरा योद्धा है। तब डंक कहता है, भले ही मैं जोयस्टिक के मुकाबले में बुरा हूँ, लेकिन मैं तलवार चलाने में काफी माहिर हूँ। फिर टोमार्ड हेडल ने घुर्राते हुए डंक पर हमला कर दिया। तब डंक ने एग को पीछे की तरफ धकेल दिया और टोमार्ड हेडल की तलवार का सामना करने लगा। डंक ने पहला बार तो जैसे तैसे करके रोक लिया, लेकिन जैसे ही ब्लैक टॉम की तलवार डंक की ढाल पर टकराई तो डंक की पट्टी बंधे हुए हाथ में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई और डंक ने अपनी तलवार से टोमार्ड के सिर की तरफ वार करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक टॉम फुर्ती के साथ में पीछे हट गया। तो वहीं दूसरी ओर टोमार्ड हेडल लगातार डंक पर वार किए जा रहा था और डंक इस वार को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था और डंक की ढाल के फरकचे उड़ने लग गए। फिर टोमार्ड हेडल लगातार हंसते हुए वार किए जा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वहीं पर डंक हर वार को अपनी ढाल पर झेल रहा था और हर बार डंक को एक असहनीय दर्द का एहसास हो रहा था और डंक खुद को हारते हुए देख रहा था। अब डंक पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। तो अभी डंक ने एग के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और एग जोर से कह रहा था, उसे मारिए सर, उसे मार डालो, वह बिल्कुल आपके सामने है, उसे मार डालो। डंक के मुंह में अब खून का स्वाद भर गया था और उससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी पट्टी खुल गई और उसे अब चक्कर आने लगे। तो वहीं पर ब्लैक टोमार्ड की तलवार लगातार डंक की ढाल पर वार किए जा रही थी और ढाल के चीथड़े उड़ा रही थी। तब डंक मन में सोचता है, ओक और लोहे मेरी रक्षा करना, वरना मैं मर जाऊंगा और नरक में जाऊंगा। फिर डंक को याद आया कि ये तो पाइन की लकड़ी की बनी हुई एक मजबूत ढाल है, लेकिन तब तक डंक इतना पीछे चला गया कि उसकी कमर एक मूर्ति से जाकर टकराई। तो डंक लड़खड़ाकर अपने घुटने पर बैठ जाता है और डंक को एहसास होता है कि अब और पीछे हटने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। तब टोमार्ड हेडल ताना मारते हुए कहते हैं, तुम कोई नाइट नहीं हो क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू है बेवकूफ। और ये आंसू डंक के दर्द के आंसू थे। अब डंक अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर अपनी ढाल से वार करता है। तब ब्लैक टॉम पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है, पर वह किसी तरह से अपना संतुलन बनाए रखता है।
अब डंक किसी सांड की तरह टोमार्ड के पीछे पड़ गए। डंक अपनी ढाल से बार बार टोमार्ड पर वार कर रहा था और डंक ने अपने कद काठी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अब डंक ने टोमार्ड हेडल को सेफ्ट में लगभग आधे हिस्से तक पीछे की तरफ धकेल दिया और डंक ने अपनी तलवार को साइड में रखकर तलवार से एक जोरदार वार किया और यह तलवार उसके फौलादी कपड़े और मांस को चीरती हुई टोमार्ड की जांग की गहराई में धंस गई और तभी टोमार्ड हेडल की एक जोरदार चीख निकल गई। टोमार्ड हेडल अब पागलों की तरह अपनी तलवार को यहाँ वहाँ पटकने लगा, लेकिन उसका हर वार बेबस और लाचार था। तभी टोमार्ड हेडल ने संभलते हुए एक जोरदार वार डंक पर किया तो डंक ने इस आखिरी वार को अपनी ढाल पर झेल लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस वार का जवाब दिया तो टोमार्ड हेडल चीखते चिल्लाते हुए 2-3 कदम पीछे की तरफ हट जाता है और वह खौफ से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब टोमार्ड हेडल देखता है कि उसकी कटी हुई कलाई स्ट्रेंजर की मूर्ति के सामने नीचे फर्श पर पड़ी फड़फड़ा रही थी और फिर टोमार्ड हेडल हकलाते हुए कहता है, तुम। तब डंक कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं तलवार चलाने में ज्यादा माहिर हूँ। फिर डंक ने अपनी तलवार टोमार्ड हेडल के गर्दन के आर पार कर दी। ब्लैक टॉम के शरीर से खून का सैलाब फर्श पर फैलने लगा तो ये सब देखकर 2 सैनिक सेफ्ट से बाहर की तरफ भागे और बाकी बचे हुए लोग अपने भाले थाम रखे थे और वो हिचकिचाते और डरते हुए डंक की तरफ चौकसी नजरों से देख रहे थे। फिर वो सब सैनिक अपने मालिक लॉर्ड बटरवेल के बोलने का इंतजार करने लगे। आखिरकार लॉर्ड बटरवेल अपने आप को संभालते हुए कहता है, यह तो बहुत बुरा हुआ। और फिर डंक और एग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, इससे पहले कि वो दोनों सैनिक जाकर लॉर्ड गॉर्मन पीक को बताए, उससे पहले ही हमें व्हाइट वॉल के किले से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर आए हुए मेहमानों में उसके दोस्त मेरे दोस्तों से कहीं जाता है। इस किले की उत्तर की दीवार में गुप्त दरवाजे से हम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आओ, हमें जल्दी करनी होगी। डंक ने अपनी तलवार अपने म्यान में रखते हुए कहता है, एग, तुम लॉर्ड बटरवेल के साथ जाओ। और फिर डंक ने एग को गले लगाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम लॉर्ड बटरवेल के साथ में जरूरत से ज्यादा देर तक मत रुकना और अपने घोड़े रेन को पूरी रफ्तार में दौड़ाना। इससे पहले कि लॉर्ड बटरवेल का अपना इरादा बदल जाए, तुम यहाँ से बहुत दूर निकल जाना और कोशिश करना कि तुम मेडन पूल की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ से किंग्स लैंडिंग ज्यादा दूर नहीं है। तब एग कहता है, और आपका क्या होगा सर? तब डंक कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। तब एग कहता है, मैं आपका स्क्वायर हूँ सर, और मैं इस तरह से आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। तब डंक कहता है, हाँ, और तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, वरना मैं तुम्हारे कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा। फिर डंक एग से अलविदा लेकर ग्रेट हॉल की तरफ चला जाता है। जब डंक ग्रेट हॉल में पहुंचा तो कुछ लोग वहां से बाहर निकल रहे थे। उनमें से सबसे पहले ओल्ड ऑक्स बाहर निकले और उसके पीछे कमजोर लॉर्ड कैसवेल भी थे, जो कि एक बार फिर से नशे में धुत थे। और वो दोनों डंक से बचकर बाहर की तरफ निकले और उसके जस्ट पीछे सर मोल्टिमर बोग्स थे और उसने डंक को एक अजीब सी नजरों से देखा, पर डंक उसे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। लेकिन सर उथोर इतना शर्मीला नहीं था। तब सर उथोर कहते हैं, सर डंकन, आप इस दावत में काफी देर से आए हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास आ गई है। तब डंक कहता है, अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है तो तुम्हें उसके बदले में फिरौती मिल जाएगी, जब तक कि मैं मर नहीं जाता। अगर मैं मर गया तो तुम्हें मेरी लाश लूटने की पूरी अनुमति है। डंक अब अपनी टूटी हुई ढाल को पीछे छोड़ आया था और अपने घाव को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक लबादा डाल लिया था। फिर सर उथोर हंसते हैं और कहते हैं, क्या यह तुम्हारी बहादुरी की महक है या फिर यह तुम्हारी बेवकूफी की? जहाँ तक मुझे याद है ये दोनों महक एक जैसी होती है और मेरा प्रस्ताव मानने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है सर डंकन। तब डंक उसे चेतावनी देता है और कहता है, तुम जितना सोच रहे हो उससे तो कहीं ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर डंक उथोर के जवाब का इंतजार किए बिना ही उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जब डंक ग्रेट हॉल के अंदर गया तो वहाँ पर गीली ऊन, शराब और धुएं की गंध आ रही थी और ऊपर गैलरी में बैठे हुए कुछ संगीतकार मधुर संगीत बजा रहे थे। तो वहीं पर मुख्य मंच पर ऊंची आवाजों में हंसी और ठहाके की आवाजें गूंज रही थी। लॉर्ड गॉर्मन पीक और लॉर्ड कोस्टन बड़ी ही गंभीरता के साथ में कुछ बातें कर रहे थे। तो वहीं पर लेडी बटरवेल अपनी कुर्सी पर अकेली बैठी हुई थी। तो वहीं उसके दूसरी तरफ सर किर्बी पिम और सर लुकास शराब पीने का खेल खेल रहे थे। जब डंक नीचे की टेबल की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे सर काइल दिखते हैं, जो कि लॉर्ड बटरवेल की वाइन में अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर डंक उसके पास में जाकर बैठ जाता है। तब डंक देखता है कि सर काइल के पास पड़ा गाढ़ा स्ट्रू ठंडा हो गया है और यह साफ तौर पर कहा जा सकता था कि यह खाना सर काइल को पसंद नहीं आया।
तब सर काइल कहते हैं, सर डंकन क्या आप थोड़ी वाइन लेना चाहोगे? तब डंक कहता है, नहीं, वह वाइन वह आखिरी चीज थी जो डंक को इस समय सबसे ज्यादा जरूरी थी। फिर काइल कहते हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं सर? और मुझे माफ करना पर आप दिख तो ऐसे ही रहे हो। तब डंक कहता है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ उससे तो कहीं बेहतर दिख रहा हूँ। और सर ग्लेंडन के साथ में क्या हुआ है? तब सर काइल कहते हैं, वो लोग उसे काल कोठरी में ले गए। वह किसी वेश्या का बेटा हो या ना हो, लेकिन वह लड़का मुझे चोर नहीं लगता है। तब डंक कहता है, सर ग्लेंडन चोर नहीं है। तब सर काइल ने डंक को गौर से देखा और कहा, आपके हाथ में तो चोट लगी है और ये सब कैसे हुआ सर? तब डंक कहता है, एक खंजर से। और फिर डंक मंच की ओर मुड़ता है और मन में सोचता है, आज तो वह 2 बार मौत के मुंह से बचकर निकला है। और डंक जानता था कि ज्यादातर लोगों के लिए इतना ही काफी होता है। फिर डंक ने मुख्य मंच की तरफ मुड़कर जोर से आवाज लगाई, योर ग्रेस डेमन। तब आसपास के टेबल पर बैठे हुए कुछ लोगों ने अपने चम्मच, वाइन के कप वगैरह को नीचे रख दिया और बातें करना बंद कर दिया और वो सब लोग डंक की तरफ देखने लगे। तब वह आदमी जो अपने आप को जॉन द फिडलर कहता था, वह डंक को देखकर मुस्कुराता है। डंक ने देखा कि जॉन द फिडलर ने दावत के लिए बैंगनी रंग का कुर्ता पहना हुआ था ताकि उसकी आंखों का रंग और भी उभर कर आए। तब फिडलर कहता है, सर डंकन, मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और आप मुझसे क्या चाहते हो सर डंकन? तब डंक कहता है, जस्टिस माय लॉर्ड। सर ग्लेंडन के लिए जस्टिस चाहिए। यह नाम दीवारों से टकरा कर गूंज उठा और एक पल के लिए ऐसे लगा कि जैसे इस हॉल में मौजूद हर एक आदमी, औरत और बच्चे पूरी तरह से पत्थर के बन गए हो और हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। तब लॉर्ड कोस्टन ने मेज पर एक जोरदार मुक्का मारा और जोर से चिल्लाया, जस्टिस नहीं, वह तो मौत का हकदार है। और 1 दर्जन भर आवाजें उसके साथ में जुड़ गई। तो वहीं पर सर हार्वर्ड पेज ने घोषणा की कि वह एक नाजायज औलाद है और सभी नाजायज औलादें चोर ही होती है या उससे भी बदतर होती है। खून अपनी असलियत दिखा ही देता है। अब डंक एक पल के लिए निराश हो जाता है और मन में सोचता है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। लेकिन तभी सर काइल उठते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड्स, वह लड़का नाजायज हो सकता है पर उसकी रगों में फायरवॉल का खून दौड़ रहा है। और जैसा कि सर हार्वर्ड पेज ने बताया कि खून अपनी असलियत दिखाई देता है। तब जॉन द फिडलर यानी कि डेमन कहता है, मुझसे ज्यादा फायरवॉल का सम्मान कोई भी नहीं कर सकता। पर मैं यह नहीं मान सकता कि वह झूठा नाइट फायरवॉल का ही बेटा है। उसने ड्रैगन का वह अंडा चुराया है और ऐसा करते हुए उसने 3 अच्छे आदमियों को मार डाला। तब डंक कहता है, उसने कुछ भी नहीं चुराया माय लॉर्ड और ना ही किसी को मारा है। अगर वो तीनों लोग मारे गए हैं तो उनका कातिल कहीं और ढूंढिए। आप उतना ही जानते हैं जितना कि मैं, क्योंकि सर ग्लेंडन पूरे दिन मैदान में थे और एक के बाद एक मुकाबला कर रहे थे और दूसरों का मुकाबला देख भी रहे थे। अब डेमन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और डेमन कहता है, मुझे भी इस बात पर हैरानी हुई थी, लेकिन वह ड्रैगन का अंडा उसके ही बैग से बरामद हुआ है। तब डंक कहता है, क्या वाकई में? पर वह ड्रैगन का अंडा कहाँ पर है? तब लॉर्ड गवर्नमेंट पिग अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए एक रौबदार तरीके से खड़े होते हैं और दहाड़ कर बोलते हैं, वह अंडा बिल्कुल सुरक्षित है और कड़े पहरे में है। इससे आपका क्या लेना देना है सर? अब डंक कहता है, तो उसे बाहर लाइए, मैं उसे एक बार फिर से देखना चाहता हूँ माय लॉर्ड। उस रात मैंने उस अंडे को बस सिर्फ एक पल के लिए देखा था। अब गवर्नमेंट पिग की आंखें सिकुड़ गई और उसने डेमन से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये हेज नाइट सर ग्लेंडन के साथ में बिन बुलाए यहाँ पर आया है और यह मुमकिन है कि यह भी इस साजिश में शामिल हो। तब डंक ने गवर्नमेंट पिग की बात को अनसुना कर दिया और डेमन से कहा, योर ग्रेस, लॉर्ड गवर्नमेंट पिग को जो अंडा सर ग्लेंडन की चीजों में मिला था वह उन्होंने ही वहाँ पर रखा था। आप खुद उसकी जांच कीजिए और मैं शर्त लगाता हूँ कि वह रंगे हुए पत्थर से ज्यादा नहीं है। और यह बात सुनकर हॉल के अंदर अब खलबली मच गई और एक साथ 100 से ज्यादा फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। तब डंक देखता है कि डेमन भी उतना ही जवान और खोया हुआ सा लग रहा था जितना कि सर ग्लेंडन तब था जब उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। तब डेमन कहता है, क्या तुमने शराब पी रखी है मेरे दोस्त? तब डंक कहता है, काश मैंने पी होती। मेरा थोड़ा सा खून बह गया है लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से ठिकाने पर है और मैं पूरे यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि सर ग्लेंडन पर गलत आरोप लगाया गया है। तब डेमन ने हैरान होकर पूछा, अगर ग्लेंडन बॉल ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो लॉर्ड गवर्नमेंट पिग ऐसा आरोप उस पर क्यों ही लगाएंगे और किसी रंगे हुए पत्थर से यह साबित करने की कोशिश क्यों ही करेंगे कि उसने ही वह ड्रैगन का अंडा चुराया है? तब डंक कहता है, ताकि वह सर ग्लेंडन को आपके रास्ते से हटा सके, जैसा कि उसने आपके बाकी सभी प्रतिद्वंदियों के साथ में किया और उन्हें सोने और चांदी के कुछ सिक्के और कुछ वादों से खरीद लिया।
लेकिन सर ग्लेंडन बिकाऊ नहीं था। तब डेमन गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है यह सच नहीं हो सकता। तब डंक कहता है यही सच है महाराज, आप सर ग्लेंडन को यहाँ पर बुलाइए और खुद ही उनसे पूछ लीजिए। तब डेमन कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लॉर्ड गॉर्मन पीक उस लड़के को तुरंत यहाँ पर लाएं और वह ड्रैगन का अंडा भी साथ में लाएं। मैं उस ड्रैगन के अंडे को करीब से देखना चाहता हूँ। तब लॉर्ड गॉर्मन पीक ने डंक को एक नफरत और गुस्से से भरी नजरों से देखा और डेमन से कहा योर ग्रेस, उस कमीने लड़के से पूछताछ चल रही है। कुछ और घंटे और फिर हमें कबूलनामा मिल जाएगा, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। तब डंक कहता है यह लॉर्ड गॉर्मन पीक की पूछताछ नहीं, ये तो उसे टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ और घंटे और फिर सर ग्लेंडन यह भी कबूल कर लेगा कि उसने ही डेमन ब्लैकफायर और उसके दोनों जुड़वा बेटों को मारा था। तब लॉर्ड गॉर्मन पीक जोर से चिल्लाता है और कहता है बस बहुत हुआ, अगर एक और भी शब्द तुमने बोला तो मैं तुम्हारी जुबान जड़ से उखाड़ दूंगा। तब डंक कहता है तुम झूठ बोल रहे हो माय लॉर्ड, ये तो बस कुछ शब्द है। तब गॉर्मन पीक कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम उसके लिए बहुत पछताओगे। इस आदमी को यहाँ से ले जाओ और काल कोठरी में जंजीर से बांध दो। तब डेमन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। लॉर्ड सडरलैंड, लॉर्ड विरबल और लॉर्ड स्मॉलवुड, आप अपने आदमियों को ले जाओ और काल कोठरी में सर ग्लेंडन को ढूंढकर तुरंत यहाँ मेरे पास लेके आओ और ध्यान रहे कि उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अगर तुम्हें कोई भी रोके तो तुम उनसे यह कह देना कि आप राजा के काम से आए हो। तब लॉर्ड विरबल ने जवाब दिया जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फिर जॉन द फिडलर कहते हैं मैं इसका फैसला वैसे ही करूंगा जैसे कि मेरे पिता डेमन ब्लैकफायर करते। सर ग्लेंडन पर गंभीर आरोपों के आरोप लगे हैं तो एक नाइट होने के नाते उसे अपने हथियार और अपनी ताकत से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मैं उसे ट्रायल बाय कॉम्बैट्स में मिलूंगा और देवताओं को यह तय करने दूंगा कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। तब डंक मन में सोचता है किसी हीरो का खून या किसी वैश्या का खून, अब इससे क्या फर्क पड़ता है। और तभी लॉर्ड विरबल के दो आदमी सर ग्लेंडन को नंगा कर कर बेरहमी से घसीटते हुए डंक के पैरों के पास में लाकर पटक दिया। अब ग्लेंडन के शरीर में पहले के मुकाबले बहुत कम खून बचा था। सर ग्लेंडन की हालत बेहद ही खराब थी और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ में पीटा गया था। उसका चेहरा चोटों से पूरी तरह से भरा हुआ था और पूरी तरह से सूजा हुआ था। उसके कई दांत टूट गए थे और कुछ दांत गायब थे। उसकी एक आंख सूजी हुई तो दूसरी आंख से खून बह रहा था और उसकी छाती का मांस लाल पड़ गया था जहां से उसे गर्म लोहे से दागा गया था और उसके पूरे शरीर में बहुत सारे घाव थे। तब सर काइल धीरे से कहते हैं अब तुम सुरक्षित हो सर। तभी डंक ने देखा कि ग्लेंडन के हाथ के 3 नाखून पूरी तरह से उखाड़ दिए गए हैं और फिर डंक ने एक कपड़ा लेकर सर ग्लेंडन के घाव और खून को साफ किया। अब डंक को उसके बाकी घावों से ज्यादा चिंता उसके हाथ के लिए हुई और फिर डंक कहता है क्या तुम भाला पकड़ सकते हो सर। जब सर ग्लेंडन ने बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से खून और थूक टपक रहा था और सर ग्लेंडन कहते हैं भला क्या मेरी सारी उंगलियां सही सलामत है। तब डंक कहता है हाँ तुम्हारी 10 उंगलियां हैं लेकिन नाखून सिर्फ 7 उंगलियों के हैं। फिर सर ग्लेंडन ने सिर हिलाया और कहा ब्लैक टॉम मेरी उंगलियां काटने वाला था पर उसे किसी ने बुला लिया, क्या मेरा मुकाबला उसी से है। तब डंक कहता है नहीं, मैंने उसे मार दिया। और यह सुनकर सर ग्लेंडन बॉल मुस्कुराने लगता है और कहता है किसी ना किसी को तो उसे मारना ही था। और फिर डंक कहता है तुम्हारा मुकाबला जॉन द फिडलर के साथ होने वाला है पर वह उसका असली नाम नहीं है। तब सर ग्लेंडन कहते हैं उसका नाम डेमन है, हाँ मुझे बताया गया था, ब्लैक ड्रैगन। फिर सर ग्लेंडन हंसने लगते हैं और आगे कहते हैं मेरे पिता उसके लिए मरे थे और मैं भी खुशी खुशी उसका वफादार आदमी बन जाता। मैं उसके लिए लड़ता और उसके लिए जान ले लेता या फिर अपनी जान दे देता, लेकिन मैं उसके लिए कभी भी हार नहीं सकता। फिर सर ग्लेंडन ने अपना मुंह घुमाया और एक टूटा हुआ दांत को बाहर थूक दिया और कहा क्या मुझे एक वाइन का प्याला मिल सकता है। अब सर काइल वाइन लेकर आते हैं और उस लड़के ने काफी देर तक जी भरकर शराब को पी और फिर अपना मुंह पोंछते हुए कहता है देखो मुझे, मैं किसी एक लड़की की तरह कांप रहा हूँ। तब डंक कहता है क्या तुम अभी भी अपने घोड़े पर बैठ सकते हो। फिर सर ग्लेंडन कहते हैं मुझे साफ करने में मेरी मदद करो और मेरी ढाल, भाला कवच और मेरी काठी ले आओ सर, और फिर तुम देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।